दोस्तों, आपका वी मेडिको एजुकेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइनस सिम्टम, सर्जरी और मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक का मतलब क्या होता है? पाइलोरिक एक रीजन होता है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। अब स्टेनोसिस का मतलब उसी पाइलोरिक का नैरोइंग हो जाना स्टेनोसिस कहलाता है। स्टेनोसिस का मतलब ही नैरोइंग होना होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्टमक में खाना होता है वो खाना इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता है, यानी कि आगे की ओर पास नहीं हो पाता है, जिससे खाना बैकफ्लो मारता है। और बैकफ्लो जब मारेगा तो उससे क्या होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, यानी कि फोर्सफुली वॉमिटिंग बाहर आएगी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर में भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये कंडीशन प्रोन होती है, यानी कि होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उनमें भी मेल को ज़्यादा होने के चांसेस हैं कंपेयर टू फीमेल। इंट्रोडक्शन। पाइलोरिक स्टेनोसिस या पाइलोरोस्टेनोसिस is narrowing stenosis of the opening from the stomach to the first part of the small intestine known as the duodenum. The pylorus meaning gate. तो यहाँ पर पाइलोरिक स्टेनोसिस या इसको पाइलोरोस्टेनोसिस भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, नैरोइंग हो जाता है। ये हिस्सा क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है। और ये हिस्सा कौन सा होता है, जहाँ से स्टमक का ओपनिंग हो रहा है, ये स्टमक का यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ खाना है और एक खाना इसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। लेकिन इस पाइलोरस का क्या होना, नैरोइंग होना, पाइलोरोस्टेनोसिस कहलाता है, जिसके कारण एक खाना ट्रांसफर नहीं हो पाता कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज ड्यूडेनम। तो यहाँ से जब एक खाना जाएगा पाइलोरस से, तो कहाँ पर जाएगा, ड्यूडेनम में, लेकिन नहीं जा पाता है। पाइलोरस का मतलब क्या होता है, गेट, यानी कि खाने को एक तरीके से पास करने के लिए ये मौका देता है। डेफिनेशन। इट इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल्स, यानी कि जो सर्कुलर मसल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, जो सर्कुलर मसल होते हैं, यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं उनका क्या हो जाता है, उनका इंक्रीजमेंट हो जाता है। इंक्रीजमेंट हो जाएगा, जो यहाँ पर पाइलोरिक, यहाँ पर जो पाइलोरिक रीजन है वहाँ पर जो टिश्यू है उनका इंक्रीजमेंट हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज हो जाएगा, जो भी कंटेंट है यहाँ पर, जो भी फूड है वो पास नहीं हो पाता है स्टमक से इंटेस्टाइन की ओर, जिसके कारण वो बैक फ्लो मारता है, यानी कि बैक फ्लो मारेगा कहाँ की ओर, बाहर की ओर मारेगा, तो जिसके कारण प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी और फोर्सफुली वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और जो फूड होता है वो फूड स्टमक कंटेंट को खाली करने में एनेबल होता है, यानी कि यहाँ से ये इधर की ओर भेजने में एनेबल होता है। इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल्स पार्ट ऑफ मस्कुलर लेयर, पाइलोरस रीजन रिजल्टिंग in feeding problem and projectile vomiting, stenosis meaning narrowing content of stomach not impacting। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये नॉर्मल देखने को मिल रहा है आपको, और यहाँ पर पाइलोरस स्टेनोसिस आपको देखने को मिल रहा है। इंसिडेंस यानी कि किन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे अगर इसकी कॉज की बात करें तो अननोन है, लेकिन फिर भी इन जो कंडीशन होती है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हर 1000 लाइव बर्थ में से 3 बच्चों को ये देखने को मिलेगा। मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू फीमेल। कॉमनली सीन इन फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड, मतलब जो भी पहला बच्चा होगा उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, वो भी मेल। इट अफेक्ट मोर कॉमनली चाइल्ड देन द अडल्ट, तो चाइल्ड में 0 to 6 मंथ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। पाइलोरोस्टेनोसिस मेनली एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम, यानी कि जिनको टर्नर सिंड्रोम है उनको ज़्यादा देखने को ये मिलता है। टर्नर सिंड्रोम अब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, तो जिनमें टर्नर सिंड्रोम जो होता है, जिन बच्चों में कंडीशन में क्या होता है, 45 तो क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, और एक क्या होता है, एक्स होता है, वाई क्या हो जाता है, या एक्स अपसेंट हो जाता है, एक्स या वाई में से एक अपसेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 45 एक्स ही रहता है। टर्नर सिंड्रोम इस तरह की कंडीशन है। पाइलोरिक स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल बट सम टाइम कैन बी एक्वायर्ड, तो कंजेनाइटली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कितनी बार ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि आफ्टर बर्थ भी देखने को मिल सकता है। एक तो ये पेप्टिक अल्सर में देखने को मिलता है, और दूसरा एक्वायर्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस एक्सेसिव यूज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन कैन कॉज एक्वायर्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स का यूज करता है उसके कारण एक्वायर्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस होते हैं। कॉज एंड रिस्क फैक्टर। कॉज इसका अननोन है, मेल में कंपेरिजन फीमेल के ज़्यादा देखने को मिलता है। प्री मैच्योर बर्थ में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू फुल टर्म बेबी में। फैमिली हिस्ट्री, अगर मेल या यानी कि माताजी या फिर पिताजी किसी को एक को भी हुआ है तो उससे उनके बच्चों में भी देखने को मिलता है। जो माताजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रिंकिंग करती हैं या फिर स्मोकिंग करती हैं उनमें भी देखने को मिलता है। अर्ली एंटीबायोटिक यूज लाइक इरिथ्रोमाइसिन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की।
तो असेसमेंट में हम क्या क्या देख लेंगे, किस तरीके से हम पता करेंगे कि बच्चे को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है या नहीं है। सिम्टम्स यूजली स्टार्ट टू अफेयर बिटवीन 2 to 4 वीक ऑफ एज। तो 14 दिन से लेके 1 महीने के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले वॉमिटिंग, मोस्ट कॉमन साइन वॉमिटिंग देखने को मिलती है। और जो वॉमिटिंग होगी कैसी होगी? नॉन बाइलस, यानी कि उसमें बाइल नहीं आएगा, क्योंकि खाना जो है वो स्टमक में ही रह रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए नॉन बाइलस होगा। फोर्सफुली अंटल बिकम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी कि जो फोर्सफुली वॉमिटिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वॉमिटस एक्सपल सम फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड। तो फोर्सफुली होगा तो ऑब्वियसली बात है जो वॉमिट होगा यहाँ पर नहीं गिरेगा, दूर ही गिरेगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि खाना आगे जा नहीं रहा है। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, वही रीजन है। वेट लॉस, बच्चे को खाना आगे जा ही नहीं रहा, ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा, तो कहाँ से? यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेंगे, हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं उनको। प्रेजेंट इन अपर अब्डोमिनल बिलो 9th रिब डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो बच्चे में जो कौन सा होता है, 9th रिब से नीचे हमको ये देखने को मिलेगा कंडीशन, और ये कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा। कैटरपिलर साइन, जब हम एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पर हमें कैटरपिलर साइन देखने को मिलेगा। कैटरपिलर यहाँ पर बना रखा है, इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा, ये देख लो आप यहाँ पर कैटरपिलर साइन। ओलाइव शेप मास, तो क्या होगा? स्टेनोसिस हो गया वहाँ पर, यानी कि नैरोइंग हो गया, यानी कि यहाँ पर टिश्यू इंक्रीज हो गया है। तो उसके कारण जब आप वहाँ पर पाल्पेट करोगे, कौन से एरिया में? जो ये वाली एरिया है, तो इस वाली एरिया में जब आप पाल्पेट करोगे तो यहाँ पर आपको ओलाइव मास देखने को मिलेगा, यानी कि मास की तरह देखने को मिलेगा। फूड ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज, कैलोरीज क्रॉनिक एंड कंस्टेंट हंगर, तो बार बार वॉमिटिंग हो रही तो कंस्टेंट हंगर तो होगी, भूख लगेगी। वॉमिटिंग लॉस ऑफ H+ आयन एंड HCl मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, यानी कि बच्चा जब वॉमिटिंग कर रहा है तो जितना भी स्टमक है HCl है वो तो बाहर आ गया, इसके कारण जो स्टमक है वो कैसा हो जाएगा? एल्कोलोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो आपको कुछ ये यहाँ पर असेसमेंट कैसे करना है कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग दिख रहा है, कैटरपिलर साइन दिखाई दे रहा है, डिहाइड्रेट दिखाई दे रहा है, यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट भूख लग रही है क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है बाहर। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। सबसे पहले करते हैं एक्सरे बेरियम मील्स, और दूसरा करते हैं अब्डोमिनल सोनोग्राफी। तो एक्सरे जब बेरियम मील करेंगे तो वहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दिखाई देगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगा, यानी कि ये जो यहाँ पर कर रखा है, यहाँ आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये नॉर्मल वाला है, स्टमक भी दिखाई दे रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम बेरियम मील से करते हैं, और बाकी हम सोनोग्राफी से, अब्डोमिनल सोनोग्राफी से भी चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की बात करें, बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर मेंटेन हाइड्रेशन, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है तो हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। स्टेटस ऑफ चाइल्ड विथ नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री, यानी कि उसका एचबी लेवल और जितना भी टोटल आरबीसी है, ये सब चीज़ें नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। मेडिसिन हम एट्रोपिन देते हैं 0.01 पर mg पर kg पर डोज IV देते हैं। सर्जरी की बात करें तो हम पाइलोरोमायोटोमी, या उसको बोलते हैं हम फ्रेडेट रामस्टेट सर्जरी, यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो किस तरीके से सर्जरी करी जाती है। इंसिजन एंड सुचर इन द पाइलोरस एंड पाइलोरिक स्प्लिंटर थ्रू लेप्रोस्कोपी, सर्जरी परफॉर्म विद इन 24 आवर्स ऑफ डायग्नोसिस। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, एज ए हेल्थ वर्कर ऑपरेशन से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस मॉनिटर करना पड़ेगा, IV फ्लूइड लगाने पड़ेंगे, IO चार्ट मेंटेन करने पड़ेगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी पड़ेगी, डेली वेट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, NPO रखना पड़ेगा मिनिमम 8 आवर्स तक, यानी कि नील पर ओरल, गैस्ट्रिक लवाज करना पड़ेगा बिफोर सर्जरी, प्लेस एंजियोट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मेंटेन, अब सर्जरी होगी बच्चे की, उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, IV फ्लूइड गिवन, NPO टिल बाउल साउंड नॉट अपेयर, जब तक बाउल साउंड नहीं आते तब तक NPO रखना है। बाउल साउंड वैसे नॉर्मली जो अफेयर होते हैं 18 to 24 आवर्स में हो जाते हैं। ओरल फीडिंग स्टार्ट फ्रॉम 24 आवर्स ऑफ सर्जरी। We can give sterile glucose H2O from 4 to 6 hours of surgery. Assessment the surgery site for sign of infection, हमें देखना है वहाँ पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, पस है, ड्रेनेज है, तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। वो देखने को मिलता है रिग्रेजिटेशन ड्यू टू पाइलोरोस्पाज,
प्रिवेंशन ऑफ पाइलोरी स्पाज्म क्या देते हैं हम? एट्रोपिन देते हैं, मिथाइल नाइट्रेट 0.06 mg पर kg पर डोज देते हैं। इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त हो गया। अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।